नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बहुब्रीहि समास की विशद व्याख्या करूंगा। बहुब्रीहि समास के लिए अलग से मैंने एक वीडियो बनाई है और समस्त समास के लिए जो पूर्व में आपको वीडियो बनाकर दी है उसमें भी आप देख सकते हैं। जहां दोनों पद प्रधान नहीं होते, यानी प्रधान नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा। समास में दो पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। दोनों पद मिलकर के समस्त पद यानी एक नया पद बनाते हैं, एक नए शब्द की संरचना होती है। तो तत्पुरुष समास में आपने देखा था कि उसमें उत्तर पद प्रधान है, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान था और कर्मधारय तथा द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में आप जानते हैं कि दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते, यानी हम कह सकते हैं कि दोनों पद अप्रधान है। तो फिर कौन सा पद प्रधान है? तो यहां पर हम देखते हैं कि अन्य पद, यानी दोनों पदों को छोड़ करके कोई अन्य, कोई बाहर से एक पद लिया जाता है, अन्य पद होता है, वह प्रधान होता है, यानी उन दोनों से वो अलग है। जिसे हम तीसरा पद भी कह सकते हैं, वैसे सही शब्द कहना है अन्य पद, यानी उन दोनों के अतिरिक्त एक पद प्रधान होता है। कैसे, ये हम देखते हैं। हमारे पास दो शब्द हैं, दो पद है, गज और आनन। गज माने हाथी, आनन माने मुख। ये आपका पूर्व पद है और ये आपका उत्तर पद है। तो गज के समान आनन वाला, हमें इसकी विग्रह को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है कि आप उन पदों को किस ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहां पर है कि गज के समान आनन वाला, तो आपकी ये लैंग्वेज, ये भाषा आपको ये अपने आप मांग कर रही है कि कौन, किसे कह रहे हैं, कौन है गज के समान आनन वाला, अर्थात कोई अन्य आदमी। तो ये शब्द रूढ़ है गणेश जी के लिए। यहां पर क्या होता है, अन्य पद अधिकांशतः रूढ़ होता है, यानी समाज में, साहित्य में वो शब्द किसी न किसी के लिए फिक्स किया हुआ है। वह कोई पद भी हो सकता है, अभी हम आगे इसका उदाहरण देंगे। तो ये गणेश जी के लिए फिक्स किया गया है, यानी रूढ़ हो चुका है कि उनका गज के समान आनन है। तो ये अन्य पद हो गया, यानी अन्य पद ये है तीसरा पद, गणेश जी गज के समान आनन वाला, अर्थात गणेश, ये हो गया गजानन। हमें समस्त पद क्या मिला, गज आनन, दोनों को जोड़ दिया गया तो गज आनन, संधि हो गई। यहाँ पर संधि का भी नियम लागू हो सकता है। तो यहाँ हमने देखा कि दो पद हैं, गज और आनन, दोनों मिलकर के किसके लिए प्रयोग हो गया, रूढ़ हो गया, वो गणेश जी के लिए, ये तीसरा पद हो गया। हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, नीलकंठ। नीला है जिसका कंठ, नीला प्रथम पद हो गया और कंठ हो गया उत्तर पद। तो कंठ कैसा है, नीला है जिसका कंठ, किसका है, तो ये नीलकंठ है, यानी नीला है कंठ की जिसका। हाँ, ये रूढ़ है शिव जी के लिए। समाज में शंकर जी के लिए माना जाता है कि समुद्र मंथन के बाद उन्होंने जो वहां से विष निकला था उसको उन्होंने पी लिया था और गले में रोक लिया था, इसलिए विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया। तो ये जो एक कहानी है उसके आधार पर ये शिव जी के लिए ये रूढ़ हो गया, नीलकंठ है। मृगनयनी, तीसरा उदाहरण दिया है, मृगनयनी, मृग जैसे नैनों वाली, मृग जैसे नेत्रों वाली। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि मृग जैसे नेत्रों वाली कौन, तो यहाँ पर हमने लिखा है मैंने कि जिसके भी हो, यानी कोई भी वह स्त्री, कोई भी वह सुंदर स्त्री जिसके मृग के समान नेत्र हो। तो ये पद जैसा सृजित हो रहा है, यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, किसी के लिए रूढ़ नहीं है, लेकिन ये पद के हिसाब से रूढ़ है कि जिसके भी इस तरह के नेत्र हो, यानी मृग के समान नेत्र हो, वह मृगनयनी कहलाई जा सकती है। तो ये आपका बहुब्रीहि समास के मैंने आपको 3 उदाहरण देकर के यहाँ समझाने की कोशिश की है। इसमें इससे जुड़ी हुई एक बात और आती है कि कुछ उदाहरण बहुब्रीहि समास के क्या कर्मधारय समास में भी बनाए जा सकते हैं। तो अंतर क्या होता है, विग्रह का, आपको विग्रह का ध्यान रखना है, यानी उनके संधि जो आप उनको अलग करते हैं, शब्दों को किस ढंग से आप उनको प्रस्तुत करते हैं उस पर निर्भर करता है। अगर नीलकंठ को ही हम उदाहरण नीलकंठ का लें कि नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, तो यहां पर अगर प्रथम पद में हम नीला विशेषण का काम करता है, अगर विशेषण के रूप में प्रयोग होता है और ये विशेष के रूप में प्रयोग होता है,
तब ये कर्मधारय समास बन जाएगा। कौन सा समास बन जाएगा? कर्मधारय समास। क्योंकि हम यहाँ पर प्रथम पद को विशेषण के रूप में ले रहे हैं और कंठ यानी उत्तर पद को विशेष के रूप में। इसमें आपका विग्रह में आपने जो लिखा है वो महत्वपूर्ण है। नीला है जो कंठ, यानी नीला यहाँ कंठ की विशेषता बता रहा है। और जब हम विग्रह इस ढंग से करेंगे कि नीला है जिसका कंठ है, तो इसकी वाक्य रचना में मांग है कि किसका, अर्थात किसी अन्य पद का, शिव जी। तो ये यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। सामान्यतः ऐसी शब्दावली में यदि कोई शब्द रूढ़ है किसी के लिए, यानी फिक्स किया गया है और वो समाज में प्रसिद्ध है रूढ़ के रूप में, तो उसे फिर बहुब्रीहि समास में ही बनाया जाना चाहिए। इसी तरह से कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो द्विगु समास में भी प्रयोग किए जा सकते हैं और बहुब्रीहि समास का भी वो हिस्सा हो सकते हैं। त्रिनेत्र, आप त्रिनेत्र शब्द ले लें। त्रिनेत्र का मतलब अगर हम तीन नेत्रों का समूह, तो ये द्विगु समास का हिस्सा है, ये द्विगु समास में आएगा। जब हम तीन यहाँ पर संख्यावाची विशेषण के रूप में प्रयोग करेंगे, संख्यावाची विशेषण, तो संख्यावाची विशेषण के रूप में हमने लिखा कि तीन नेत्रों का समूह, नेत्र यहाँ विशेष हो गया और ये संख्यावाची विशेषण, तब ये कहलाएगा द्विगु समास, द्विगु समास का हिस्सा बन गया। लेकिन चूंकि त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव जी, ये समाज में बहुत अधिक प्रसिद्ध है और रूढ़ है, इसलिए ये भी बहुब्रीहि समास बनेगा। यानी तीन नेत्रों वाला, तीन नेत्र हैं जिसके, तीन नेत्र हैं जिसके, तो ये शंकर जी के लिए रूढ़ है। ये भी किसके हैं, यानी अन्य पद अर्थात शिव जी। तो ये भी आपका बहुब्रीहि समास का बेस्ट उदाहरण बनेगा, क्योंकि यहाँ पर तीन नेत्र हैं जिसके, विग्रह हमने इस तरह से किया, तीन नेत्र हैं जिसके, तो ये अन्य पद की ओर संकेत कर रहा है, शिव जी की ओर संकेत कर रहा है, तो ये बहुब्रीहि समास का है। लेकिन अगर इसका विग्रह परिवर्तित होकर के आता है, तीन संख्यावाची विशेषण का बोध कराता है और तीन नेत्रों का समूह इस ढंग से, तो यह बनेगा द्विगु समास का उदाहरण। तो आप देखते हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास और द्विगु समास में भी प्रयोग किए जा सकते हैं। बाकी बहुब्रीहि समास की जो परिभाषा है उसमें यही है कि दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, कोई अन्य पद प्रधान होता है जिसे हम तीसरा पद भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें विशेषकर आपको विग्रह करते समय उन शब्दों के प्रयोग का ध्यान हमें रखना पड़ता है, तभी इसे हम गलतियों से बच सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास में अंतर भी आ गया होगा और बहुब्रीहि समास को भी बड़ी अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।